नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं 30 यार्ड्स में और आईपीएल का खुमार सभी में चढ़ चुका है। आज मैच नंबर 8 होना है जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच खेला जाएगा राजीव गांधी स्टेडियम में। तो उसी मैच के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं सचिन जी और उपेंद्र जी। आप दोनों का स्वागत है। तो सचिन जी, अभी है एसआरएच 7वें नंबर पर और एमआई है 8वें नंबर पर। क्या लगता है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे जाएगा, अब बताइए। देखिए, अभी तो इन दोनों का एक मैच ही हुआ है और दोनों अपना पहला मैच हार चुके हैं। हाँ। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस तो आगे जाएगा ही जाएगा। कारण बताइए। कारण तो देखिए, मुझे लगता है कि कारण यही है कि मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच जरूर हारती है। हाँ। और ये कितने विगत वर्षों से देखते आ रहे हैं कि मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच हारकर प्लेऑफ तक जगह बना लेती है। तो मुझे लगता है इस साल भी इतिहास रिपीट ही होगा। पहला मैच हार चुकी है और देखिए उनको जरूर प्लेऑफ में देखेंगे। आपकी क्या सोच है उपेंद्र जी, बताइए। मैं भी सहमत हूँ सचिन से कि इस बार मुंबई पिछले मैच में जो हुआ उसके बाद इस हार को भुला के आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। खिलाड़ी भी बेहतर है, किशन चले नहीं पिछले मैच में लेकिन इस बार चलने का उम्मीद है उनकी। रोहित शर्मा अपने रंग में नजर आए, ब्रेविस भी चले, तिलक वर्मा भी और हार्दिक पांड्या ने भी आके अच्छे शॉट लगाए लेकिन आउट हो गए। टिम डेविड का प्रदर्शन उनके नाम के अनुरूप रहा कि ठीक है आएंगे मारेंगे, आउट हो गए तो हो गए, नहीं तो जीत गए, वैसा रहा। बाकी जीत जाएगी मुंबई, लगता है मुझे कि जीतेगी। अभी तो ये सोचिए सूर्य कुमार यादव टीम में नहीं है। सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे तो क्या हाल होगा वो टीम। सूर्य कुमार के बारे में अभी जानकारी मिली थी कि वो 1 अप्रैल के पहले तक वो 2 या 3 मैच के लिए बाहर है, कुछ समय में वो जुड़ जाएंगे। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि मुंबई इंडियंस मतलब काफी बड़ी टीम है और नाम भी बड़ा है और प्लेयर्स उसमें काफी बड़े बड़े और एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इस साल जो उसके साथ हो रहा है, जो एक्सटर्नल जो चीजें आ रही है, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि टीम में दबाव है, उस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, क्रिकेट फैंस का रोहित शर्मा से बेहद लगाव रहा है और मुझे लगता है कि जो भी जितने भी क्रिकेट फैंस हैं मुंबई इंडियंस के, वो रोहित शर्मा को लेकर बहुत भावुक हैं। और रोहित शर्मा से कप्तानी छीने जाना, मुझे लगता है फैंस को वो नहीं पसंद आ रहा है। क्या आपको लगता है छीनी गई है या फिर उनसे बातचीत करके वापस ले ली गई है और उनको बताया गया कि अब कप्तानी अब ये हार्दिक पांड्या मुझे लगता है देखो नहीं छीनी गई है। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो कि मैं उनको कप्तान नहीं मानता, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ। जो कि भी हमने हाल ही में टेस्ट सीरीज में देखा, ध्रुव जुरैल और सरफराज खान को उन्होंने कैसे एक छोटे भाई की तरह उनको समझाया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या को एक फ्यूचर कप्तान के रूप में वो देखते हैं और टीम मैनेजमेंट का पूरा एक सहमत फैसला है कि पांड्या को कप्तान बनाया जाए। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा इससे नहीं नाखुश हैं। उनको तो मुझे लगता है कि अच्छा लगता है कि उनसे जो जूनियर खिलाड़ी हैं वे आगे बढ़े। देखिए, मुझे इसमें मामले में ऐसा लगता है कि जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को अपना बैटन पास किया, कैप्टनसी दी, और जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ का जो बिहेवियर है वो रहता है ऑन फील्ड, कई मीम्स भी चलते हैं उसके ऊपर, कई वीडियोस भी वायरल होती है। और फिर हार्दिक पांड्या गुजरात से आना, सीधी कप्तानी मिल जाना, किसी भले ही वो पहले से मुंबई में रहे लेकिन 2 साल के बाद आना और एकदम से कप्तानी दे देना। और रोहित शर्मा का कोई इस पर बयान शायद ही मुझे नहीं लगता ध्यान की आया है कि इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो और जहाँ तक है फैंस की बात, तो वो देखिए वो प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सीएसके के लिए कोई प्रदर्शन नहीं किया। जब महेंद्र सिंह धोनी ने खुद कहा कि हम कैप्टनसी नहीं करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे, कोई फैंस का प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई ऋतुराज गायकवाड़ की वोटिंग नहीं हुई। हार्दिक पांड्या के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे क्लियरली चीजें समझ में आ रही है लोगों को, भाई बैटन पास नहीं किया गया है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम का कप्तान है, इंडियन टीम का कप्तान है, फ्रेंचाइजी टीम में उसको ये दिखाने के लिए, ऐसा तो रोहित शर्मा यहाँ पे भी कर सकते थे कि ठीक है हार्दिक पांड्या को दे दो T20 की कप्तानी, लेकिन नहीं दी ना उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि वर्ल्ड कप आने वाले हैं। पर फ्रेंचाइजी के लिए आईपीएल सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पर मेरी सोच ये है, सबसे पहले जैसे आपने बात की सीएसके की, देखिए सीएसके में अब धोनी का आगे रहना कि एज अ कैप्टन जुड़ा रहना बहुत मुश्किल है ना। मतलब कि 2 या 3 साल से ऐसी खबरें आ रही कि अब छोड़ देंगे। हाँ, तो अब उन्हें किसी ना किसी को कप्तानी देनी थी। जडेजा का भी मतलब कि अगर क्रिकेटिंग नजर देखे तो उम्र हो गई है। किसी एक नए जो डायनामिक प्लेयर है जो आगे आने वाले भारत को भी लीड कर सकता है, टीम के साथ साथ सीएसके के साथ साथ इंडियन टीम को भी लीड कर सकता है, तो उस पर उनका भार दिया गया। बात हुई एमआई की, तो देखिए वही इधर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अब रोहित शर्मा का ये माना जा रहा है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप है रोहित और विराट का, उसके बाद वो नहीं खेलेंगे। अब मुझे लगता भी कि उनकी जिस तरीके से टेक्निक है और जिस तरीके से नए प्लेयर आ रहे हैं,
डोमेस्टिक से आईपीएल से, तो अब उनको जाना होगा। इसके साथ ही किसी ना किसी को तो देना ही था। अब ये हो सकता था, इसमें क्वेश्चन ये हो सकता था कि यार बुमराह को दिया जाए या किसी और को दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंसेस आए हैं सोच में। बाकी तो कैप्टनशिप दूसरे को देनी थी। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम स्क्वाड पर बात करेंगे कि कैसी लग रही है आपको मुंबई की स्क्वाड, क्या लग रहा है आज। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक अपडेट है, जो आज जहाँ मैच खेला जाना है वहाँ पर 7 मैचेस हुए हैं सनराइजर्स हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच जीता है। आपको क्या लगता है कि आज मुंबई अपना चालू कर देगी जो विजय रथ? मुझे लगता है कि आज से मुंबई का विजय रथ चालू है, क्योंकि जो हैदराबाद की पिच है वो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। बल्लेबाजी को हमेशा से हैदराबाद की पिच पर आसानी मिलती है, आसानी होती है बल्लेबाजों को हैदराबाद की पिच पर। और अगर मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी देखी जाए तो आप तो सभी वाकिफ है कि मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी क्या ही है भाई। किशन आने हैं, रोहित शर्मा आने हैं, ब्रेविस आने हैं, टिम डेविड आने हैं, हार्दिक पांड्या आने हैं, है ना। तो टीम के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि आज मुंबई इंडियंस पक्का 200 से ऊपर का स्कोर खड़ा करेगी अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो। अच्छा चलिए ठीक है, आपने जैसे बात किया ईशान किशन के बारे में हम बात करते हैं। ईशान किशन का जो वो सीजन रहा पिछला, मतलब कि जो रिसेंट इनिंग्स रहा ठीक ठाक है, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस में उन्होंने रन नहीं बनाया है। इसके साथ ही उन पर काफी प्रेशर भी है, क्योंकि उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया है। तो ईशान किशन के साथ साथ श्रेयस अय्यर भी उस लिस्ट में है जिनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि यार तुम परफॉर्म करो, नहीं तो तुमको नेशनल साइड से भी मतलब कि हटा दिया जाएगा। उस पर आपका क्या कहना है? ईशान किशन क्या लगता है आज क्या दिखा पाएंगे? देखिए, ईशान किशन क्वालिटी प्लेयर है जी। उनके अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स की, अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की उनकी अगर पूरी कुंडली निकाली जाए तो उनके अगर हम देखें तो उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। और मुझे लगता है कि ईशान किशन पूरा आईपीएल सीजन में अच्छा खेलेंगे। अभी केवल 2 ही मैच हुए हैं ना, तो इसके अगर इन 2 मैचों के आधार पर हम उनका अभी नहीं निकाल सकते कि इनका क्या प्रदर्शन रहा है क्या नहीं रहा, पर आने वाले मैचों में पक्का देखिएगा ईशान किशन काफी शानदार प्रदर्शन करेंगे। और उनका ओपनिंग पार्टनर कौन है? रोहित शर्मा, जो कि बेहद काम रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ईशान किशन शानदार प्रदर्शन करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है आज ईशान किशन की 50 आने वाली है आज के मैच में। मुंबई का ये पहला मैच ही हुआ है, एक अभी दूसरा भी मैच होगा। और किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग इनकी जबरदस्त है। उसके बाद खिलाड़ी भी हैं, ब्रेविस भी हैं, तिलक वर्मा भी हैं, टिम डेविड भी हैं, पांड्या भी हैं, उनको भी नहीं भूल सकते तुम। लेकिन शुरुआत में जो एसएनएच के पास बॉलर्स हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, शुरुआत में रन नहीं देते हैं वो, लास्ट के 2 ओवर में भले ही वो बराबर करते हैं साथ। पैट कमिंस हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग डाल देते हैं। और अगर यहाँ पे केवल उनको फायदा मिलता है पेसर्स को, तो मार्कन जेनेशन है, उनकी प्रदर्शन देखना होगा कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने बहुत रन खाए। अगर इतने रन वो खाते हैं, बॉलिंग यूनिट भी काफी उनकी तगड़ी है सारे। अगर इतने रन वो खाते हैं तो फिर मुंबई को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये तीनों गेंदबाज मतलब कितने 12 ओवर हो गए, तीनों गेंदबाज अगर ढंग से बॉलिंग करते हैं और रन नहीं देते हैं, तो मुंबई को जीतना या फिर मुंबई को 200 प्लस बनाना या 170 प्लस बनाना मुश्किल हो जाएगा। खैर उनके पास तगड़ी बैटिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रेविस आएंगे, ब्रेविस 20 बॉल में 50 मार सकते हैं। और ईशान किशन भी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या भी लास्ट में रन मार सकते हैं, रोहित शर्मा भी शुरुआत में अच्छी सदी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तिलक वर्मा भी हैं, टिम डेविड भी हैं। लेकिन तब भी इनकी बॉलिंग के सामने रन बनाना मुश्किल है। तिलक वर्मा और टिम डेविड, तिलक वर्मा तो पिछले सीजन भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन टिम डेविड थोड़ा मतलब लग नहीं रहा है कि वो जिस चीज के लिए उनको बुलाया गया है वो वैसा खेल पा रहे हैं। उनकी रिसेंट इनिंग भी उतने कोई खास नहीं है, उनको हार्ड हिटर के नाम से माना जाता है। और इसके कारण भी अगर पिछले मैच में देखा जाए, जो टीम की जो नंबरिंग हुई थी कि पहले कौन आएगा, दूसरे कौन आएगा, तीसरे कौन आएगा, वो काफी हौच पौच थी। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस बार क्या एक सीधे क्रम में आएंगे कि फिर से पिछले बार जो क्रम खराब हो गया था, है ना, इसके कारण उनको मैच भी गंवाना पड़ा, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? देखिए, टिम डेविड को हार्ड हिटिंग के लिए रखा गया है मुंबई इंडियंस ने। केवल उनको, मुझे लगता है मुंबई इंडियंस उनको पोलार्ड के रूप में देखती है कि आखिरी के 6-7 ओवर में टिम डेविड को आना है और धारदार बल्लेबाजी करनी है। और पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में हाँ बल्लेबाजी का क्रम जरूर बिगड़ा, पर मुझे लगता है आने वाले मैचों में ऐसा नहीं होगा। टिम डेविड अपने नंबर पे जो पिछले साल जिस पर खेले हैं वो उसी पर ही खेलेंगे। और देखिए भी टिम डेविड का जो भी अंतर्राष्ट्रीय मैच रहे हैं, पिछले कुछ मैच शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं।
और अभी तो एक ही मैच में, वही बात है कि अभी तो एक ही मैच हुआ है, तो अभी देखिए टीम डेविड का मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन रहेगा इस साल क्या जरूर। बल्लेबाजी का हौच पौच होना हार्दिक पांड्या की कप्तानी से जोड़ के देखते हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हार्दिक पांड्या का अपना अलग प्रदर्शन है और टीम की बल्लेबाजी का अपना अलग है। हालांकि इस पर ये भी मीडिया में बहुत चल रहा है कि हार्दिक पांड्या जो है गुजरात टाइटंस को जो फॉर्मेट होता था पिछले 2 साल से हाँ। उन्होंने कप्तानी की है, जो फॉर्मेट होता था उनका उसी को follow कि कर रहे हैं। उन्हीं को भी मुंबई इंडियंस से फॉलो किया जा रहा है। इसी को लेकर उन पर रोहित शर्मा के नाम से बहुत ज्यादा बात किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फैंस भी के इमोशंस तो सामने हाँ, आएंगे, हाँ। वो लेकिन देखते हैं, वो मुझे चिल्लाते भी हैं, लगता है, लड़ाई भी हो गई थी अहमदाबाद के स्टेडियम में। मुझे याद है पिछले मैच में एक बार हार्दिक पांड्या जब गुजरात में कप्तानी करते थे तो पहला मैच वो खुद ही डालने आते थे। हाँ हाँ, और ये अभी पिछला मैच देखा गया कि भाई मतलब बुमराह के होते हुए और कोटसे के होते हुए मतलब हार्दिक पांड्या अपना पहला ओवर करने आ रहे हैं, तो मुझे वो सही नहीं लगा। और देखिए उन्होंने अपने पहले ओवर में रन भी खाए हैं, पहले दो ओवर कोटा डाला। गली क्रिकेट वाली बात होगी, मेरी बॉल है, मैं मैं ही कैप्टन हूं, बैटिंग पहले मैं करूंगा। बॉलिंग डालूंगा। चलिए ठीक है, आपको मैं इसी के साथ बता दूं कि यहाँ पर खबर आ रही है कि राजीव गांधी स्टेडियम में रोहित शर्मा ने आज तक जितने भी इनिंग्स खेले हैं 17 इनिंग में 500 के करीब रन बनाए। वही ईशान किशन ने 4 इनिंग में 87 रन। इसके साथ ही अभी कुछ नए प्लेयर्स आए जैसे कि नमन धीर, देवाल ब्रेविस, इनको अभी यहाँ खेलना है। तो वहीं तिलक वर्मा ने अभी तक सिर्फ 40 रन के आसपास बनाए हैं। टीम डेविड का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 16 रन बनाए। अब बात करें अगर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की, तो उन्होंने 5 इनिंग में 57 रन वहां पर दिए, लेकिन एक भी विकेट नहीं लिया। और वो इस साल कप्तान है, तो देखना होगा कि वो आज कैसा चलता है उनका दिन। शम्स मुलानी और गेराल्ड कोएट्जे नहीं खेले हैं, आज पहली बार खेलेंगे। उसके साथ ही अगर पीयूष चावला अगर खेलते हैं तो 9 इनिंग में उनकी 9 विकेट है। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह जो कि उनके प्रीमियर बॉलर है, 7 इनिंग्स में 8 विकेट। लुक वुड अभी नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं जसप्रीत बुमराह के बारे में। अभी जैसे बात हो रही थी कि बहुत ज्यादा बाहरी शोर आ रहा है कि उनको पहले बॉलिंग करना चाहिए कि नहीं। आपको क्या लगता है, इस पिच पर पहले बॉलिंग उनको करना चाहिए या फिर हार्दिक पांड्या को? देखिए मुझे लगता है बुमराह को बॉलिंग करनी चाहिए। बुमराह के अगर देखिए स्टैट्स उठा के देखें तो उनके पिछले आईपीएल में काफी शानदार गेंदबाजी रही है, और अभी तो आप हाल ही में परिचित हैं वर्ल्ड कप में उनका कैसा प्रदर्शन रहा है। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट से बुमराह काफी कारगर है ना। हार्दिक पांड्या को ठीक है बल्ले गेंदबाजी करते हैं, पर उनको पिछले मैच में देखा गया कि उनको वो गेंदबाजी में मदद नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि बुमराह को मौका क्या, बुमराह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, उनको ही पहला ओवर करना चाहिए। अगर पिच में हल्की सी भी स्विंग देखने को मिलती है तो मुझे लगता है कि बुमराह भाई छा जाएंगे। बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि नई बॉल से आप हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग फेंक दो उसके बाद बुमराह को वो दे। इसमें वो हो जाता है कि नई बॉल का इफेक्ट भी तो रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो स्विंग बॉल होगी या फिर जो वो होगा वो नई बॉल से ही होगा। खैर देखते हैं, हार्दिक पांड्या कप्तान है, फिर किसको देते हैं। मेरी बॉल और मैं ही डालूंगा पहला ओवर। चलिए इस शो के दौरान सिलसिला जारी रहेगा और बीच बीच में आपको स्टैट्स देते रहूंगा। तो फिर एक स्टैट आ रहा है कि आज तक दोनों टीमों के बीच एमआई और एसआरएच के बीच खेले गए हैं 21 मैच, लेकिन उसमें एसआरएच जीती है 9 और एमआई है 12, मतलब एमआई है आगे। तो अब इसी के साथ हम सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ आएंगे। नहीं माफ करिए, सनराइजर्स हैदराबाद से पहले हम बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में जो कि कप्तान है। देखिए हार्दिक पांड्या के साथ पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि वो मतलब कि सब फॉर्मेट तो नहीं खेल रहे, क्योंकि उनको इंजरी के बहुत ज्यादा दिक्कतें है ना। अगर कुछ थोड़ा अगर ज्यादा खेल लिया तो क्या पता कि कितने सालों या कितने महीनों के लिए बाहर हो जाएंगे। तो उसी के साथ मैं जोड़ के मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, हार्दिक पांड्या को आना चाहिए, या तो वो मिडिल ओवर में आ जाए। वैसे तो डेथ बॉलिंग करते नहीं है, लेकिन मिडिल ओवर में वो उनके लिए ठीक है। अब इसी के साथ आते हैं हम सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। अब सनराइजर्स हैदराबाद में है ज्यादातर अगर उनका बैटिंग का क्रम देखा जाए तो वो पूरे जितने भी भारतीय खिलाड़ी हैं उन्हीं के हैं। और जैसे कि एडन मार्करम हो गए और आपकी क्लासेन हो गए, ये सब नीचे खेल रहे हैं, है ना, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर इनका प्रदर्शन अच्छा है, एडन मार्करम और क्लासेन का, जो हमने पिछले मैच में देखा, जब लगा कि मैच हाथ से गया तभी उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे, और कितने बहुत कम रन बचे थे और वो हार गए, अनलकी थी। तो आपको नहीं लगता कि जो प्लेयर्स है जिनकी फॉर्म अच्छी है उनको ऊपर लाना चाहिए? और जैसे कि पिछले मैच में आपको ये भी बता दूं कि जो इंडियन प्लेयर्स है उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा नहीं रहा ओपनिंग पेयर में, तो इनको ऊपर लाने की जरूरत है कि नहीं? देखिए आपने जैसे आपकी मैं बात को थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि आपने कहा इंडियन प्लेयर्स, तो मैं इंडियन प्लेयर्स में बता दूं कि टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी है एसआरएच की अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल के पास। और देखा जाए तो पिछले आपको याद होगा कि मयंक अग्रवाल का जो सीजन रहा है अच्छा रहा था, अभिषेक शर्मा का भी बढ़िया रहा था। इन दोनों ने ओपनिंग में पिछले साल खूब धमाल मचाया है।
तो मुझे लगता है कि ओपनिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हाँ, राहुल त्रिपाठी नंबर 1 पर खेलते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि हम हेनरी क्लासन को ऊपर भेज सकते हैं। तो ओपनिंग से मुझे लगता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। और अब्दुल समद को भी मुझे लगता है कि छठे नंबर से उनको भी थोड़ा आगे गिराना चाहिए। क्लासन को ऊपर भेजना आपको नहीं लगता कि फिर वो निचले क्रम के साथ छेड़खानी जा रही है? देखिए, मैंने क्लासन के बारे में बात की क्योंकि क्लासन है अभी अच्छे फॉर्म में। क्लासन एक ऐसे प्लेयर है मतलब कि जैसे कि क्लासन, रसल, हार्दिक पांड्या उनके लीग में आते हैं या फिर उनसे भी काफी आगे है। एक ऐसे प्लेयर है जो अगर उनका दिन है तो अगर एक बॉल पे अगर 10 रन भी चाहिए तो 10 रन कैसे न कैसे करके बना देंगे। हालांकि ये वो नहीं है, एक बॉल पे 10 रन तो बनते नहीं है, लेकिन एक मैं आपको कहावत बता रहा हूं। बोलिए मत, हेनरी क्लासन पहले ओपनर भी हुआ करते थे जी, तो हाँ बोलिए। तो वो पहले ओपनर हुआ करते थे और मुझे मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि 5वां 6वां नंबर उनके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर हेनरी क्लासन को ज्यादा बॉलें खेलने को मिली तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पिछले मैच में देखा गया कि उन्होंने केवल 29 बॉल में 63 रन बनाए। तो आप अभिषेक शर्मा की जगह तो हेनरी क्लासन को पहुंचा सकते हैं ना कि 11 बॉल 20 ओवर मिल जाएंगे आपको। देखिए, अभिषेक शर्मा का ओपनिंग पिछले सीजन काफी अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। मयंक अग्रवाल हैं और अभिषेक शर्मा है, दोनों की ओपनिंग बहुत अच्छी रही है। पिछले सीजन उठा के देखें, किसको ऊपर कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि राहुल त्रिपाठी को कर सकते हैं, मगर देख सकते हैं राहुल त्रिपाठी को। का भी सीजन अच्छा रहा है। पिछले मैच में अगर बात की जाए, जब केकेआर और एसआरएच का मैच था तो राहुल त्रिपाठी ने 20 बॉलें खेली है, लेकिन उसमें से वो सिर्फ 20 रन ही बनाया, हालांकि 100 के स्ट्राइक रेट से। तो अगर आपको मैं ये बता दूं कि देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा है ना और आईपीएल के नए सीजन आते जा रहे हैं, मतलब कोई भी अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो ओपनिंग पेयर जो होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर ओपनिंग पेयर अगर अच्छे रन चढ़ा दिए बोर्ड पे, जो हमने कल देखा, हमने कल क्या देखा, सीएसके में 6 ओवर में ही 70 रन बना चुके थे और मैंने ट्वीट भी किया था कि अगर 6 ओवर में 70 रन बन गए और आगे आने वाले ओवर में थोड़े कम रन भी बने तो प्रेशर रहेगा आगे आने वाली टीमों पर। तो वैसे ही इन पर भी लागू होता है कि अगर ओपनिंग पेयर ही इतना धीरे बल्लेबाजी करेगा तो नीचे वाले जो बल्लेबाजी करने आने वाले उन पर ज्यादा प्रेशर रहेगा। तो इस पर आपको क्या सोचना है? मैं इसी कारण आपको बोल रहा था। चेन्नई के साथ सबसे बड़ा फायदा यही है कि शुरुआत से ही, मतलब जब से आईपीएल शुरू हुआ है और चेन्नई टीम है, उनकी ओपनिंग जोड़ी हमेशा से ही मजबूत रही है। पहले मुरली विजय और हेडन आते थे, फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ शुरू कर दिया, डुप्लेसिस आने शुरू हो गए थे और वॉटसन शुरू हो गए थे। मतलब उनके ऊपर के 3 बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो अच्छा खासा स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर सकते थे। उनके 5 खिताब जीतने और लगातार फाइनल में पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान उनकी ओपनिंग का भी रहा है। महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी एक बात है, लेकिन ओपनिंग का चलना आईपीएल के मैचों में या T20 के मैचों में सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप मैच जीत सकते हैं। नहीं, आप मतलब राहुल त्रिपाठी के बारे में क्या सोचते हैं जो पिछले मैच में उनका परफॉर्मेंस? आपको क्या नहीं लगता है एडन मार्करम जो उनके नीचे आ रहे हैं उनको ऊपर कर दिया जाए? क्योंकि वो जब साउथ अफ्रीका के लिए भी खेलते हैं तो वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है और एक अच्छे बल्लेबाज है, उनको पता है कि किस तरीके से गेम चलाना है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना आता है। आपको आपकी क्या सोच है बताइए? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल त्रिपाठी को एकदम से एक मैच के उस पर जज कर लेना थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगी। एक आध मैच उन्हें और देना चाहिए कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद मार्करम आपके पास ऑप्शन है, क्लासन आपके पास ऑप्शन है, आप राहुल त्रिपाठी को 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर पर भेज दीजिए, उन्हें कोई दिक्कत शायद ही हो। हालांकि आपको बता दूं कि राहुल त्रिपाठी का जो रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है उतना खास नहीं रहा है। पिछले मैचों में भी उन्होंने 20 रन, 1 रन और 13 और 5 रन ही बनाए हैं। टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा खैर, लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल त्रिपाठी को 4थे नंबर पर आना चाहिए, तीसरा नंबर उनके लिए सही नहीं है। और देखिए, पिछले सीजन की बात की जाए तो राहुल त्रिपाठी 4थे नंबर पर खेले थे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा था। तो नंबर 3 के लिए मुझे लगता है कि हेनरी क्लासन या एडन मार्करम सही रहेंगे। अगर आप राहुल त्रिपाठी को नंबर 4 खिलाते हैं तो फिर क्लासन या मार्करम को नंबर 6 आना पड़ेगा। नहीं, देखिए, मैं राहुल त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ कि उनकी जो सीट से है किसी को रिप्लेस किया जाए, चाहे तो हेनरी क्लासन को 5 से उठा के 3 पे कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि हेनरी क्लासन को मतलब कि एक वो विस्फोटक बल्लेबाज है, हमको 5 से 3 नंबर पर आना मतलब कि एक सुसाइड जैसा होगा कि मतलब अपना एक जो पावर हिटर उसको ही खो देना पहले ही। अगर वो आउट हो जाते हैं वहाँ पे तो फिर नीचे कोई बचता ही नहीं है मारने के लिए। देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि टीम के पास अब्दुल समद है जो कि शानदार एक हार्ड हिटर है। आपको बता दूं उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है एमआई के खिलाफ। एमआई के खिलाफ 5 से 6 उसमें एमआई के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है। टीम के पास मार्को जेनसन है जो कि बल्लेबाजी कर सकते हैं। नहीं, वो तो मार्को जेनसन ने कहां बराबरी करेंगे। मार्को जेनसन एक ऐसा मतलब बैट्समैन तो नहीं है, वो मेन बॉलर ही है,
लेकिन उनकी बैटिंग तभी आती है जब टीम बहुत ज्यादा मतलब ढह गई है ना, तभी आती, तब वो इक्का दुक्का मैच में वो प्रदर्शन करके हमको उन्होंने दिखाया है। चलिए ठीक है, अब हम थोड़े नीचे चलते हैं इनके बैटिंग ऑर्डर में। हम बात करेंगे हेनरिक क्लासन के बारे में। आज क्लासन वर्सेस बुमराह होने वाला, मतलब दोनों ही, एक बैट्समैन में विस्फोटक बल्लेबाज है और दूसरे बॉलर है बुमराह। मतलब कि उन्होंने गिल्लियां तो ऐसे ही तोड़ते हैं, मतलब जब भी मन किया। पिछले मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। क्या लगता है उनका जो आमना सामना होगा कैसा रहेगा, कौन जीतेगा सबसे पहले? आप पहले बताइए, आपको कौन लगता है दोनों में से एक कोई? मुझे लगता है कि आज मुंबई इंडियंस अपने बल्लेबाजी के दम पर ही नहीं, मतलब हेनरिक क्लासन या फिर आज बुमराह, दोनों में से एक। इन दोनों की लड़ाई में देखा जाए तो हेनरिक क्लासन जीतेगा, क्योंकि हेनरिक क्लासन का अगर एवरेज उठा के देखें तो पिछले मैच में 50 का एवरेज रहा है उनका। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हेनरिक क्लासन ने जब भी बुमराह के खिलाफ खेला उसमें से एक आउट और 1 रन बनाया। हाँ, पर देखिए अगर हम बात करें तो हेनरिक क्लासन के अभी पिछले सीजन छोड़ दीजिए, पर इस सीजन में जो उनकी बल्लेबाजी रही है काफी शानदार रही है। और अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे साउथ अफ्रीका 2020 लीग खेल के आ रहे हैं, तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन करा है। तो मुझे लगता है कि हेनरिक क्लासन आज छा जाएंगे एकदम। ठीक है, आप बताइए, आप दोनों में से एक बताइए और कारण बताइए। मुझे लगता है कि बुमराह आज क्लासन की गिल्लियां उखड़ देंगे, क्योंकि बुमराह का प्रदर्शन जैसे आपने बताया स्टेट्स भी उनके सपोर्ट में जा रहे हैं। और क्लासन कितने भी धमाकेदार हों, लेकिन बुमराह के आगे टिकना हंसी मजाक नहीं है। बाकी खैर देखते हैं, वो तो आने वाले मैच में पता चलेगा, लेकिन क्लासन के सामने तो बुमराह चलेंगे, मुझे लगता है ऐसा। चलिए ठीक है, मैं आपको फिर एक स्टैट बता दूं हेनरिक क्लासन के बारे में। उन्होंने 3 मैच खेले हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 50 के आसपास ही रन बने हैं, जिसमें लेकिन स्ट्राइक रेट उनका काफी अच्छा रहा, 180 का। उसके बाद राजीव गांधी में अगर उनका स्टैट देखा जाए तो 6 मैचों में 250 रन, 6 मैचों में 250 रन, मतलब कि काफी ज्यादा है, जिसमें से 100 है, उसमें 190 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब काफी मुझे लगता है कि आज टक्कर का मुकाबला होगा। मतलब आज जो भी होने वाला है, दोनों टीमें एक बार भी जीती नहीं है इस सीजन में, और मतलब दोनों मतलब अपने विजय रथ के लिए तलाश के लिए वो आज देखे, मतलब हम देखेंगे उनको। चलिए ठीक है, अब बात की जाए स्पिनरों के बारे में। इनके पास है बनिंदो हसरंगा, लेकिन शायद वो अवेलेबल नहीं है। क्या लगता है कौन उतरेगा उनके स्पिनिंग डिपार्टमेंट से? देखिए स्पिनर्स के लिए मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को टीम में रखना चाहिए। हालांकि वो एक ऑलराउंडर के रूप में भी साबित होंगे उनके, साबित होंगे। मुझे लगता है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए। और टीम के पास अभिषेक शर्मा के विकल्प में भी है, उनको करवा सकते हैं ओवर, वो 2-3 अगर एक आध ओवर फिकवाना है। लेकिन पिछली बार उनको शर्मा प्लेयर के रूप में यूज किया गया था, टीम ट्रायल किया गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा इस बार तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि हैदराबाद की पिच पर अभी भी कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा कि वो पेसर्स के लिए है क्या रहेगी। मुझे लगता है कि स्पिनर्स को भी मुझे लगता है कि स्पिनर्स को भी मदद मिल सकती है। तो आप क्या मयंक मार्कंडे की जगह वॉशिंगटन सुंदर को लाने की सोच रहे हैं? मयंक मार्कंडे देखिए क्लासिक स्पिनर्स हैं। तो फिर आप हटाएंगे किसको? दिक्कत ये हो जाती है टीमों में कि आप हटाएंगे किसको, जिसकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को टीम में रखने की सोच रहे हैं? अब्दुल समद को? मुझे लगता है कि 2 पेसर्स के साथ आज उतरना ठीक रहेगा हैदराबाद के लिए। तो 2 पेसर्स ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखिए 2 पेसर्स तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। टीम को एक क्वालिटी स्पिनर्स की मुझे लगता है कि कम से कम जरूरत है। आपको बता दूं कि पिछले 1 साल पहले जो शहबाज अहमद भी है, जिन्होंने इंडिया की तरफ से डेब्यू किया और अच्छा खेला भी था, वो भी है इनके स्क्वाड में। शहबाज अहमद का तो देखिए अच्छा स्कोर रहा है। गेंदबाजी में बात की जाए, बल्लेबाजी में भी अच्छा खेलते आए हैं। तो सीधी बात यह है कि हैदराबाद को हसरंगा की कमी महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये तो बात है, हसरंगे की कमी महसूस हो रही है। वो कुछ समय में शायद जुड़ भी जाएंगे टीम के साथ। इसी के साथ हम अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए, पैट कमिंस, पैसे उनको तगड़े मिले हैं। दूसरे भुवनेश्वर कुमार, सबके इंडियंस के प्यारे भुवनेश्वर कुमार, जो अब इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं। क्या लगता है कि भुवनेश्वर कुमार जो पिछले मैच में इतनी कुट खाई है, और साथ ही साथ पैट कमिंस ने भी खाई थी, क्या लगता है वापसी कर पाएंगे इन्होंने? बिल्कुल करेंगे। देखिए विश्व विजेता कप्तान है पैट कमिंस, तो मुझे लगता है कि वापसी तो बिल्कुल बनती ही है। और भुवनेश्वर कुमार काफ़ी समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर हैं, पर अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टीम में ज़रूर मतलब अच्छी वापसी करेंगे अपने खेल में। और मैं अगर सही कहूँ तो मुझे लगता है कि IPL में अगर पेस अटैक देखा जाए तो हैदराबाद का काफ़ी सही है, क्योंकि टीम के पास फजल फारूकी हैं जो कि अभी बाहर है, उनको नहीं खिलाया जा रहा अभी फिलहाल। टीम में वो है, मार्को यानसेन है, भुवनेश्वर कुमार है, पैट कमिंस है, नटराजन है। लेकिन नटराजन के विकेट नहीं है, आपको पहले बता दें। 4 इनिंग में सिर्फ एक ही विकेट लिया उन्होंने अभी तक। देखिए भी थोड़ा सा समय लगेगा अभी उनको पूरा खेलने में,
क्योंकि अभी टीम का एक ही मैच हुआ है, मुझे लगता है आने वाले मैचों में नटराजन ओवर खिलाया जाएगा तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो टीम की पेस बैटरी काफी शानदार है। फिर से एक आपको स्टैट बताता हूँ, जैसे हमने बात की भुवनेश्वर कुमार की, भुवनेश्वर कुमार ने 18 इनिंग में अभी तक 21 विकेट ले चुके हैं। तो आज वो देखने वाले बॉलर रहेंगे कि किस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं। दूसरे पैट कमिंस, उनके जो साथी गेंदबाज रहेंगे, वो उन्होंने अभी 7 इनिंग में 9 विकेट ले चुके हैं। तो दोनों के दोनों बॉलर आज एमआई के खिलाफ लगता है कुछ ना कुछ कारनामा कर दिखाएंगे। तो भुवनेश्वर कुमार के साथ दिक्कत ये है कि शुरू के 2 ओवर में तो वो ऐसा फेंकते हैं कि कोई रन ही बना ही नहीं पाएगा, और लास्ट के 2 ओवर ऐसे डलते हैं कि जैसे सब रन बना ही लेंगे। तो मुझे लगता है कि इनको 2 ओवर करवाने के बाद 2 ओवर करवा देनी चाहिए, क्योंकि रन तो उसमें ही बनेंगे। बाकी पैट कमिंस अच्छे गेंदबाज हैं। अब देखना ये होगा कि मार्को जेनसन और फजल फारूकी इन दोनों में से किसको चुनता है, क्योंकि जेनसन का पिछला मैच जो रहा है उसमें बहुत मार खाई है उन्होंने और बहुत रन दिए हैं। तो फजल फारूकी को लेके आते हैं या फिर जेनिसन के साथ ही उतरते हैं, ये टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा। बाकी टी नटराजन को तो खिलाएंगे ही, क्योंकि अभिषेक शर्मा की जगह उनको इम्पैक्ट किया था पिछली टी बार। नटराजन ने पिछले मैच में विकेट भी अच्छे लिए थे। 4 ओवर में 3 विकेट लिए थे, 32 रन दिए थे और 8 का स्ट्राइक रेट था। तो वही आपको बता दो, भुवनेश्वर कुमार का 12 का इकोनॉमी था। और लास्ट ओवर में पैट कमिंस ने भी अच्छी बॉल डाली, मतलब कि लेकिन विकेट एक ही लिया था उसमें। भुवनेश्वर कुमार ने लास्ट 2 ओवरों में बहुत मार खाई थी उन्होंने, मतलब उनको रसल ने मारा था। हाँ, रसल रसल ने बिल्कुल उनका धागे खोल लिए तो वो कह दो। बाकी देखते हैं इस बार, क्योंकि जहाँ तक इनकी स्पिनिंग डिपार्टमेंट की बात है तो मयंक मार्कंडे और अब्दुल समद भी शायद स्पिन डाल देते हैं, और पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, ये 3 इन पे निगाहें रहेंगी। मार्के जेनिसन, इनने 4 स्पिनर जो बॉलर खिलाए थे उनके बारे में बात होगी। बाकी जेनिसन का मुझे नहीं लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा जताएगी, क्योंकि पिछले मैच में जो उन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन देखिए यानसन एक लंबे कद के बॉलर है, अच्छे लेफ्ट हैंडेड बॉलर है और बॉल उनकी अंदर आती है। देखा जाए तो जो मुंबई इंडियंस है उनकी जो सभी जो बल्लेबाज है सारे राइट हैंडेड है, और जो मार्को जेनसन की बॉल है वो बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद अंदर आती है। और हमने देखो पिछले कई समय से देखते आ रहे हैं कि रोहित शर्मा को अंदर आती बॉल पर बहुत दिक्कत आती है। ये तो रोहित शर्मा की बात हुई, ये पूरे इंडियन प्लेयर के साथ है। इंडियन जितने भी भारतीय प्लेयर है उनको जो लेफ्ट हैंड के जो गेंदबाज है, क्योंकि शुरुआत से ही जो राइटी बैट्समैन रहते हैं और राइट हैंडेड बॉलर के साथ खेलते हैं, तो जब लेफ्ट हैंड बॉलर आता है तो उनको मतलब थोड़ी दिक्कतें आती है। हालांकि कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, लेकिन शुरुआत के समय में उनसे उनका दर्द पूछा जाए तो क्या ही बोले वो। मुझे लगता है कि यानसेन को ही मौका मिलेगा के बॉलर है अच्छा। और देखिए फजल फारूकी से मुझे लगता है कि उनका औसत ज्यादा अच्छा रहा है यानसेन का। एक मैच के आधार पर किसी को जज करना भी ठीक नहीं है। और देखिए ओवरसीज में वो आते हैं साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका की पिचों पर वो मतलब खेलकर आगे बढ़े हैं, तो अच्छा रहेगा। अगर आज के पिच में अगर उछाल रहा तो ये हो सकता है कि रोहित शर्मा पुल शॉट मार के उनको छक्के मारे, या फिर हो सकता है कि पुल शॉट मारते ही आउट हो जाए। हो सकता है कि गेंद टप्पा पड़ते और एलबीडब्ल्यू पे लगे और फिल्म आउट। हालांकि अगर पिछला मैच देखा जाए तो शहबाज अहमद ने भी बॉलिंग की थी, उन्होंने 1 ओवर में 14 रन दिए। तो मुझे लगता है कि आज हमें वॉशिंगटन सुंदर दिख सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन के रूप में भी एक अच्छे वो खेल सकते हैं। बॉलिंग तो आई है उनकी। ठीक है, तो इसी के साथ एसआरएस से एक सवाल है कि इस साल पैट कमिंस को कैप्टन बनाया गया। जब आपके पास एडन मार्करम हो तो कमिंस को कैप्टन बनाना थोड़ा लाजमी नहीं लगते, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें भी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी T20 पे इनको कैप्टन नहीं बनाया है। इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एडन मार्करम कप्तानी के दबाव पर अच्छा नहीं खेल पा रहे, लेकिन उन्होंने तो साउथ अफ्रीका के कप्तान रहे हैं। पर मैं बात वर्ल्ड कप जीते वो तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ आईपीएल की। पिछला सीजन आपको याद होगा कि पिछले सीजन एसआरएच के कप्तान थे एडन मार्करम, और उनकी अगर बल्लेबाजी देखी जाए बतौर कप्तान एसआरएच के लिए तो वो अच्छी नहीं रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये खुद ही फैसला किया होगा कि उनको कप्तानी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका बल्लेबाजी औसत एज ए कैप्टन अच्छा नहीं रहा। फ्रेंचाइजी क्रिकेट है ये, इसमें कोई खिलाड़ी ये नहीं कहता कि कप्तानी नहीं करनी है, जबकि वो अफ्रीका में अच्छे खासे प्रदर्शन कर चुके हैं। और मार्करम, मुझे पिछले साल जहाँ तक मैंने मैच देखे हैं, मार्करम कप्तानी करते हुए सहज नहीं लगे मुझे। हाँ, मैं वही आपसे यही कह रहा हूँ कि जो हैदराबाद पिछला जो अफ्रीका वाला जो लीग हुआ तो वो
तो उन्हीं की टीम में जीती है। हाँ उनकी टीम ने जीती, लेकिन यहाँ पे जो कप्तानी करते हुए मार्करम सहज नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि खिलाड़ी कप्तान जो चाहता है वो मैनेजमेंट नहीं चाहता है, तो उसके साथ में वो चीजें बदल जाती है। बाकी पैट कमिंस की बात करें, पैट कमिंस को खिलाना अच्छी बात है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि उनके बड़े नाम के कारण उनको कप्तानी हाँ दी गई ये है? रोमांटिसिज्म है पैट कमिंस के नाम का, कि आप वर्ल्ड कप जीत के आए, WTC जीत के आए, तो ठीक है ये कप्तान है, ये बन जाएंगे, ये जिता लेंगे। इसके चक्कर में उनको पैसे भी बहुत ज्यादा मिले, एक अच्छी खासी रकम मिली है, सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट। तो देखना ये अजीब है, लेकिन ठीक है पैट कमिंस है, वर्ल्ड कप जिताए लाए हैं, WTC जिताए हैं, जख्मों पे नमक इंडिया के ही लगेंगे। ठीक है जीतते देखते हैं कि हैदराबाद के लिए पैट कमिंस की किस्मत कितनी काम आती है। बाकी ठीक है। आपको ये नहीं लगता कि जो SRH की टीम है, हालांकि पिछले कई सीजन से ऐसा चल रहा है कि उनकी टीम बिखरी हुई रहती है, कोई कभी ऊपर आ जाएगा, कोई कभी नीचे आ जाएगा, कोई कभी दूसरा बॉलर आ जाएगा, फिर कोई दूसरे मैच में दूसरा बॉलर रहेगा। तो हालांकि 2016 में इन्होंने मैच फाइनल जीता था, इनके पास खिताब तो है, लेकिन उसके बाद से ये मतलब बड़े ही ढीले लग रहे हैं मुझे। हालांकि वो इनकी जो ओनर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, काव्या के चेहरे पर कैमरा जाता है तो उनको देखने में अच्छा लगता है कि मतलब वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि एक टाइम पे कैसा एक्सप्रेशन रहेगा, दूसरे टाइम पे क्या हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये टीम लग नहीं रही कि आगे जाएगी? ये कोई भी एक खिलाड़ी अपने दम पर IPL नहीं जिता सकता, ये चीज देखिए माननी पड़ेगी। कोई भी एक खिलाड़ी, अब इन्होंने पैट कमिंस को कप्तान बनाया है, अब अगर SRH की ये सोच है कि पैट कमिंस को कप्तान बनाकर वो IPL जीत जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। टीम को खिताब जीतने के लिए टीम में संतुलन चाहिए। यही सेम लागू होता है दिल्ली कैपिटल्स पर। दिल्ली की पिछले अगर सालों से टीम देखी जाए तो काफी शानदार टीम रही है, पर टीम केवल एक ही बार 2021 का ही फाइनल खेल पाई है। उसके अलावा टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अपना पहला मैच भी दिल्ली हार चुकी है। तो मुझे लगता है कि टीम में 2016 के बाद से संतुलन नहीं बन पाया। 2016 की टीम बेहद शानदार थी। ओपनिंग में अपन देखते थे वार्नर और धवन को, है ना, तो उस टाइम की टीम बहुत शानदार थी। और अभी मुझे लगता है कि SRH में थोड़ा सा है कि संतुलन नहीं बन पा रहा है। SRH के साथ मुझे ऐसा लगता है ना, अपनी टीम को बांट दिया कि लो डेविड वार्नर तुम रख लो, धवन तुम रख लो, केन विलियमसन तुम रख लो, राशिद खान तुम रख लो। राशिद खान जैसे प्लेयर को कोई कैसे छोड़ सकता है? वही इतने अच्छे प्लेयर्स को जाने दिया। तो ये उनकी एक गलती थी जो उनके प्लेयर जो जाने जाते थे, जिसके ठिकाने टीम जानी जाती थी उन्हें छोड़ दिया। डेविड वार्नर को हटा दिया आपने कैप्टनसी से हटा के, फिर बाद में हटा भी दिया। उसके बाद राशिद खान को जाने दे दिया गया, धवन को जाने दिया, केन विलियमसन आपके जो कप्तान थे उनको मुझे याद है उस टाइम यूसुफ पठान जब खेल रहे थे इनके लिए, जब पहले के समय पर, तो उस टाइम वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको रिटेन नहीं करा। मतलब ये चीज तो, और ये दिल्ली, मतलब अगर हम दोनों की बात करें तो दिल्ली का भी ऐसा ही कुछ रहा है। दिल्ली के पास कगिस को रबाड़ा थे, उन्होंने रबाड़ा को जाने दिया। और देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो IPL की राह जो दिल्ली बना पाई 2021 में, दिल्ली अपनी गेंदबाजी के दम पर ही बना पाई थी, क्योंकि टीम के पास उस टाइम एंड्रिक नॉर्किया और कगिस को रबाड़ा थे, जिन्होंने सुपर ओवर में 6-6 रन तक डिफेंड करे हैं। पर हैरानी ये है कि दिल्ली ने फिर भी रबाड़ा को जाने दिया। चलिए ठीक है, अब जो आया है वो तो जाएगा ही, अब सबको रिटेन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना मैं आपको करता हूँ, ट्रेविस हेड जिन्होंने फाइनल में हमसे खिताब लेके चले गए, उसके साथ WTC में भी लेके चले गए, ये आदमी कब लगता है आज खेलेगा? नहीं। मुझे लगता है राहुल त्रिपाठी की जगह किसी एक के ऊपर और ट्रेविस हेड को ला लेना चाहिए टीम में। तो फिर किसी को हटाना पड़ेगा ना, ये राहुल त्रिपाठी को हटा देना चाहिए। ओवरसीज प्लेयर है ना, ये चाल खेल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ट्रेविस हेड को मौका मिलेगा। ट्रेविस हेड ओवरसीज प्लेयर है। अपन देखा जाए तो ट्रेविस हेड जो 50 ओवर की खिलाड़ी है, 20 ओवर मुझे लगता है कि ये मैं नहीं मानता। आपको बता दूं कि जब पिछले साल T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके जस्ट पहले ये सीरीज हुआ था ऑस्ट्रेलिया का इंडिया में T20 सीरीज, तब आपको ट्रेविस हेड को देख रहा था कि भुवनेश्वर कुमार उस टाइम भी बहुत मार खा रहे थे और ट्रेविस हेड ने उसको बहुत मारा था। पर देखिए ये चीज माननी पड़ेगी कि टीम में मुझे नहीं लगता कि ट्रेविस हेड की जगह अभी बन पाएगी, क्योंकि वही जब हम केन विलियमसन के लिए भी बात कर रहे थे कि केन विलियमसन तक को भी मतलब टीम में जगह नहीं मिल पा रही है, तो मुझे नहीं लगता। एक ऐसा हो सकता है क्या इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उनको किसी नंबर पे खिला सकते हैं, पर किसी को स्क्वाड से हटाना मुझे नहीं लगता। हाँ, एक राहुल त्रिपाठी का देख सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट अभी 1-2 मैच और लेगी राहुल त्रिपाठी के लिए। आप लोग एक चीज गलत कर सोच रहे हैं कि राहुल त्रिपाठी को हटा के आपको इंडियन प्लेयर ही को लाना पड़ेगा, क्योंकि 4 ओवरसीज प्लेयर आपके पास पहले से ही है।
अगर आप जेनिसन को खिलाते हैं और फिर उनको जी, इम्पैक्ट जी, प्लेयर के बिल्कुल, रूप में बिल्कुल लाते हैं तो आप ट्रेविस हेड को ला सकते हैं, लेकिन जेनिसन भी आपके यहाँ बैटिंग कर सकते हैं, फजलुल फारूकी भी अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं लास्ट में। हालांकि यानसेन को भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक प्रॉपर बॉलर है। नहीं, जगह तो बिल्कुल नहीं है। केन विलियमसन के लिए जगह नहीं है क्योंकि आप हाँ, या तो आपको मैं- मार्करम को हटाना है, उसको सॉरी केन विलियमसन तो उसमें है, केन विलियमसन आपकी जीटी में है। जीटी में है सॉरी, इनके लिए आपको या तो मार्करम को हटाना पड़ेगा या आपको इनमें से किसी खिलाड़ी को हटाना पड़ेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप लाएंगे किसको और फिर हालांकि हटाएंगे ये किसको। टीम बड़ी ही मुझे ऑड लग रही है, मतलब कि क्या बोला जाए, बैलेंस नहीं लग रही है ये टीम। ऐसा है की। हाँ चलिए ठीक है, इसके साथ हम अगले उस पर चलते हैं। उमरान मलिक, जिन पर कई सालों से या कुछ महीनों से कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो इस स्क्वाड में है। क्या लगता है, उनके पास पेस तो है ना? पिछले कुछ समय में ऐसा हो रहा है कि उनका पेस तो है लेकिन उनके पास वो टप्पा नहीं है जो चाहिए था। 150 से ऊपर की बॉलें फेंकते हैं। क्या लगता है, उनको जोड़ा जाना चाहिए यहाँ पर? अगर कोई बॉलर मान लीजिए अगर आज उसको हटा दिया जाए, भुवनेश्वर कुमार को, इनको लाना चाहिए उमरान मलिक को, वो भी उनके खुद के होम ग्राउंड पे, क्योंकि उनको ज़्यादा ही पहचान होगी अपने पिच के। देखिए, उमरान मलिक को मुझे लगता है कि टीम पर बुलाना चाहिए अगर मौका मिलता है तो, क्योंकि उमरान मलिक देखिए काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं और पिछले समय से हम देखते आ रहे हैं कि उनकी गेंदबाजी में गति तो थी पर वह लाइन लेंथ में काम नहीं कर पा रहे थे। पर पिछले कुछ समय में देख रहे हैं कि वे प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी, तो मुझे लगता है कि उस पर वह काबू पा पाए हैं। तो और देखा था पिछली सीरीज में देखा गया कि उन्होंने सौम्य सरकार को, जब बांग्लादेश और इंडिया का मैच था तो देखा गया कि उन्होंने उनको खुलने नहीं दिया। बिल्कुल सौम्य सरकार तो रन ही नहीं बना पा रहे थे। 2 गेंदबाज, मुझे याद है कि 2 गेंद सीधा हेलमेट पे आके लगी, गति ही इतनी थी। तो मुझे लगता है कि उमरान मलिक को अगर मौका मिलता है तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपने हेलमेट पे लगने की बात की, खिलाड़ी को आउट करना होता है, घायल नहीं करना होता है। नहीं, लेकिन गति की बात की जाएगी। बात फिर वही आ जाती है ना कि आप हटाएंगे किसको, फिर पी नटराजन को हटा देंगे। नहीं, देखिए अगर देखिए, इम्पैक्ट में मौका मिल सकता है। देखिए बात में वही बात है ना कि किसे, आपको मैं ये बता दूं कि बात ये नहीं होती कि किसे हटाना है किसे लाना है। जो टीम डिसाइड की जाती है वो प्रॉपर आपके पिच के according। हाँ, पिच के अकॉर्डिंग और किस तरीके का ग्राउंड है वहाँ पर और कंडीशंस देखिए, क्या है, इस बोलिए पर, मत, एसआरएच वो की किया जाती है। जो हैदराबाद की पिच है वो पेस अटैक के लिए मानी जाती है, पेस गेंदबाजी के लिए। तो बात फिर वही है ना कि बॉल जब हाइड ही जाएगी या फिर लेग उसमें ही जाएगी तो क्या स्पीड पे करेंगे आप। देखिए, मैं आपको अच्छी एक स्टैट बता देता हूँ, फिर से आई है खबर कि 3 मैचों में मुंबई इंडियंस के खिलाफ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई इंडियंस के खिलाफ उमरान मलिक ने 3 मैच खेले जिसमें 4 विकेट लिए और 11 का इकोनॉमी रहा है। तो वहीं अगर आपको इस स्टेडियम के स्टैट के बारे में बताऊं तो 3 मैचों में 3 विकेट लिए और इकोनॉमी ठीक ठाक रही है, 8 साढ़े 8 के करीब रही है। मतलब कि हाँ, गेंदबाज खेल सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अगर वो खेल रहे हैं और रोहित शर्मा के सामने खेल रहे हैं तो रोहित शर्मा प्योर टाइमिंग वाले प्लेयर भी है वो। तो अगर एक और अगर शॉट पड़ा तो बॉल पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ अब आखिरी पड़ाव पर है ये चर्चा। आपको क्या लगता है, एक पिक करना है आपको दोनों टीमों में से, कौन सी पिक करेंगे आप? मैं मुंबई इंडियंस। आप? मुंबई इंडियंस जीतेगी क्योंकि बैटिंग कमजोर किनकी? हैदराबाद की। अच्छा ठीक है। प्लेयर बताइए, दोनों टीम में से एक प्लेयर बताइए जिनको आज देखेंगे कि हाँ ये आज कर सकता है। दोनों टीम में से एक प्लेयर, कोई भी हो सकता है, बैट्समैन या बॉलर। मेरे साइड से ईशान किशन। बैट्समैन? हाँ, बैट्समैन। और अगर एसआरएच की बॉलिंग की तरफ मैं देखूं तो नटराजन। ठीक है, आप बताइए। मैं देखना पसंद करूंगा आज हेनरिच क्लासन को कि वो बुमराह के सामने कैसा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। बाकी मुंबई की बैटिंग की बात की जाए तो रोहित शर्मा। मतलब दोनों तरफ से आपने बैट्समैन लिया। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए 30 यार्ड्स में। आगे की खबरों के लिए या फिर आगे आने वाले मैचों के इस तरीके के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।